अपना था हमर्शिया। द टर्म हमर्शिया, फिर वापस चले जाइए एरिस्टोटल पर, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल पर, जिसने पोएटिक्स नाम की किताब लिखी थी। He has also defined हमर्शिया, उसी ने हमर्शिया को भी डिफाइन किया था। जहां पर हमर्शिया लिखना है, हेडिंग में अगर हमर्शिया आपको लिखना है तो ठीक उसके बगल में आप लिख लीजिए ट्रेजिक फ्लॉ। हमर्शिया शब्द भी लिख लीजिए और ट्रेजिक फ्लॉ शब्द भी लिख लीजिए। हमर्शिया शब्द भी लिख लीजिए और ट्रेजिक फ्लॉ शब्द भी लिख लीजिए, तो फिर दिक्कत नहीं होनी है, फिर दिक्कत आपको नहीं होनी। The term Hamartia has originated from the Greek word Hamartianin. Hamartianin शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, ग्रीक भाषा के Hamartianin शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, which means, जिसका मतलब होता है to err, गलती करना, to err, गलती करना। हमर्शिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब है गलती करना। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेजिक फ्लो। इसको ट्रेजिक फ्लो नाम के शब्द से भी जानते हैं। या तो हमर्शिया नाम से क्वेश्चन आएगा या ट्रेजिक फ्लो नाम से क्वेश्चन आएगा। Basically, it is an error of judgment which may arise from ignorance or some moral shortcomings. वास्तव में हमर्शिया का शाब्दिक अर्थ होता है, हिंदी में अगर हम लोग बोले तो यह चारित्रिक दोष होता है जो हीरो के पतन का कारण बनता है, या जो प्रोटैगनिस्ट या एंटागोनिस्ट के पतन का कारण बनता है। रावण राम जैसा ही बहादुर, शक्तिशाली शासक, लेकिन उसका पतन हो गया उसके चारित्रिक दोष के कारण। एंड व्हाट वाज द फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर? उसके चरित्र में दोष क्या था? ही वॉज प्राउड ऑफ हिज पावर। उसे अपने शक्ति पर घमंड था और वही उसके पतन का कारण बना। हम लोगों के यहां एक बेहद अच्छे नेता थे, लेकिन उनका भ्रष्टाचार उनके पतन का कारण बना, तो यह उनका चारित्रिक दोष है। ये उनका चारित्रिक दोष है, तो वही चारित्रिक दोष पतन का कारण बनता है। चारित्रिक दोष का मतलब ये नहीं है कि यू टीज अ गर्ल, किसी महिला को छेड़ रहे हैं, ये नहीं चारित्रिक दोष हो सकता है। चारित्रिक दोष हो सकता है कि आप में लेट आने की आदत है, तो हो सकता है कि वही आपके पतन का कारण बने। जिस दिन फाइनल परीक्षा हो या जिस दिन नौकरी के लिए इंटरव्यू हो, उस दिन भी आप लेट पहुंचे और वही आपके पतन का कारण बन गया, आपको नौकरी नहीं मिली। तो ये चारित्रिक दोष हो सकता है। अब ये चारित्रिक दोष इग्नोरेंस, अज्ञानतावश हो सकता है, पता ही नहीं था हमको। और या दूसरा हो सकता है मोरल शॉर्टकमिंग्स, आप ही में या कैरेक्टर में ही कोई नैतिक पतन हो, नैतिकता की कमी हो। टॉकिंग अबाउट ट्रेजेडी एंड ट्रेजिक हीरो इन हिज वर्क पोएटिक्स, देख लीजिए एरिस्टोटल ने अपने किताब पोएटिक्स में ट्रेजेडी और ट्रेजिक हीरो के बारे में जब बात कर रहा था, एरिस्टोटल राइट्स दैट द ट्रेजिक हीरो ought to be a man। तो वो बोलता है कि ट्रेजिक हीरो जो है एक ऐसा आदमी होना चाहिए, एक ऐसा आदमी मतलब महान आदमी होना चाहिए, whose misfortune comes through him, जिसका दुर्भाग्य उसके पास आता है,
नॉट थ्रू वाइस और इमोरलिटी बट सम एरर, बल्कि उसकी कुछ गलतियों के कारण। जैसे युधिष्ठिर महान शासक था, लेकिन उसका पतन हो गया किस वजह से? उसके एक चारित्रिक दोष के कारण। और वह दोष क्या था? जुआ खेलना। दुर्योधन एक महान व्यक्ति था, परंतु उसका पतन हो गया क्यों? अति महत्वाकांक्षा से। तो ये चारित्रिक दोष उसके पतन का कारण बनता है। एगामेमनन बेहद महान राजा था, किंग ऑफ मैन, लेकिन उसका पतन हो गया क्यों? उसके चारित्रिक दोष के कारण। एंड क्या था चारित्रिक दोष उसका? ग्रीड, लालच, कि युद्ध में जो कुछ भी लूट का माल मिल रहा है वो अधिकतम हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं हमर्शिया। जब हम लोग आगे लिटरेचर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से महान राजाओं का या महान सेनापतियों का पतन हुआ उनके चारित्रिक दोष के कारण। फॉर इंस्टेंस, इडिपस, एक इडिपस रेक्स नाम की किताब थी, सोफोक्लिस की नाटक थी, जिसमें इडिपस एक महान सेनापति था। इडिपस किल्स हिज फादर फ्रॉम इंपल्स। उसने क्रोध में आकर के अपने पिता की हत्या कर दी एंड मैरीज हिज मदर आउट ऑफ इग्नोरेंस, और अपने मां से ही विवाह कर। ऐसा हुआ क्यों? दरअसल जब इडिपस का जन्म हुआ तो उसके पिता ने ज्योतिषी से दिखवाया उसका भविष्य। ज्योतिषी ने बतलाया कि यह बालक आगे चल करके अपने पिता की हत्या करेगा और मां के साथ विवाह। इडिपस का पिता बेहद क्रोधित हो गया और उसने अपने सेनापति से कहा कि इसे ले जाकर के जंगल में मार दो। सेनापति को दया आ गई और उसने बच्चे को ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया। एक पति पत्नी ने उस बच्चे को अपना लिया, पड़ोस के राज्य में चले गए। पड़ोस के राज्य में इडिपस अपनी बहादुरी से सेनापति बन गया, और जब पड़ोसी के राजा ने हमला किया इडिपस के असली मां बाप के राज्य पर, तो युद्ध की परंपरा का पालन करते हुए इडिपस ने कैद राजा की, जो उसका पिता था, उसकी हत्या कर दी और उसकी पत्नी से विवाह कर लिया जो उसकी मां थी। और बाद में जब इडिपस को पता चला तो इडिपस ने आत्महत्या कर ली। तो इडिपस का पतन किस कारण हुआ? उसकी इग्नोरेंस, उसके चारित्रिक दोष के कारण कि वह बिना सोचे समझे सारा काम करता गया। ठीक इसी तरह से मैकबेथ शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक महान नाटक है। महान सेनापति था मैकबेथ, लेकिन उसकी अति महत्वाकांक्षा, उसने राजा की हत्या की। इसके अलावा भी वो हत्याएं करता गया, वही उसके पतन का कारण बन गया। और ना बड़ा अच्छा आदमी था। ओथेलो ईर्ष्यालु था। शेक्सपियर का नाटक है ओथेलो। उसने अपने बेहद प्रेम करने वाली पत्नी की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी पत्नी का चक्कर किसी और से चल। और बाद में ओथेलो हिमसेल्फ कमिटेड सुसाइड। ओथेलो ने खुद ने सुसाइड कर दिया। तो ये ओथेलो के पतन का कारण बना। आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ हमर्शिया। ये कुछ अन्य एग्जाम्पल्स हैं हमर्शिया की। मेरे बैटरी तो खत्म होने वाला है, लाइट आ ही नहीं रहा। 2 मिनट वेट करो, फिर ट्राई करते हैं। नेक्स्ट टर्म है ह्यूब्रिस। कुछ नहीं हो रहा है, अचानक क्लास खत्म हो जाएगा, अचानक बैटरी डिप कर जाएगी। ह्यूब्रिस। The term hubris, H-U-B-R-I-S, the term hubris has been derived from the Greek word. इसकी भी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, which means wanton insolence,
जिसका मतलब होता है वॉन्टन इंसोलेंस, मतलब मोटिवलेस डिसरेस्पेक्ट, बेवजह किसी का अपमान कर दिया। मोटिवलेस इंसोलेंस, कोई अपमान करने की वजह नहीं थी लेकिन किसी का अपमान कर दिया। एगामेमनन के पास क्राइसेइस का पिता आया अपनी पुत्री को छुड़ाने के लिए। एगामेमनन चाहता तो उसकी पुत्री लौटा सकता था, एगामेमनन चाहता तो पुत्री नहीं लौटाता। एगामेमनन ने तय किया कि वह पुत्री को नहीं लौटाएगा, लेकिन फिर भी वह इज्जत से बात कर सकता था क्राइसेइस के पिता से और उसको समझा बुझा करके वापस भेज सकता था। लेकिन एगामेमनन ने बेवजह क्राइसेइस के पिता का अपमान किया और उसके बाद जो कुछ हुआ एकियन आर्मी के साथ वो आप जानते हैं। द टर्म ह्यूब्रिस has been derived from the Greek word which means wanton insolence। किसी भी समय क्लास बंद हो जाएगा, बैटरी खत्म हो रहा है मेरा। wanton insolence, बेवजह किसी का अपमान। This shortcoming or defect, यह कमी in the Greek tragic hero leads him to ignore the warnings of the gods। और अगर हीरो में ये भाव आ जाता है तो देवताओं के द्वारा दी गई चेतावनी पर वो ध्यान नहीं देता है। बहुत बार होता है कि इस ओर नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है, तो देवताओं ने मना किया हुआ है, तो उसी ओर जाकर के देखते हैं कि क्या होता है। तो ये जानबूझ करके डिसरेस्पेक्ट किया हुआ है। आपके परिवार में बहुत सारी चीजें होती है कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, तो आप जानबूझ के करके देखेंगे कि अच्छा देखते हैं ऐसा करके क्या होता है। भूल भुलैया फिल्म में मंजुलिका, इसका दरवाजा नहीं खुलना है, इस कमरे का दरवाजा नहीं खुलना है, तो वो ताला खोल करके चेक करती है कि अच्छा देख लेते हैं क्या होता है, ऐसा करती है। दिस इज कॉल्ड ह्यूबरिस, इसी को ह्यूबरिस बोलते हैं। देवताओं द्वारा दी गई चेतावनी उसको इग्नोर करना, एंड टू ट्रांसग्रेस देयर लॉज एंड कमांड्स, और देवताओं द्वारा दिए गए लॉज एंड कमांड्स को इग्नोर करना, इसी को बोलते हैं ह्यूबरिस। फिर एक बार ट्राई करते हैं लाइट के लिए। नहीं आ रही है लाइट? नहीं आ रही है लाइट, होल्ड कीजिएगा। चलिए ट्राई करते हैं दूसरे, होल्ड कीजिए। किसी चेतावनी का या जानबूझ करके किसी भी वार्निंग का अनदेखा करना, उसको बोलते हैं ह्यूबरिस। सूनर और लेटर ह्यूबरिस ब्रिंग्स अबाउट डाउनफॉल एंड नेमेसिस, और देर सवेर ह्यूबरिस जो है वह इंसान के पतन का कारण बनता है। मंजुलिका के फिल्म भूल भुलैया में मंजुलिका के पतन का कारण बना ह्यूबरिस या नेमेसिस। नेमेसिस बोलते हैं रेट्रिब्यूशन, आप जैसा करेंगे वैसा आपको फल मिलना, ये उसके पतन का कारण हुआ।
Hubris can also be summed up as pride that blinds. Hubris का तात्पर्य ये भी हो सकता है ऐसा घमंड जो आपको अंधा बना देता है कि मैं बेहद शक्तिशाली हूं। रावण का घमंड जो उसे अंधा बना दिया, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एगामेमनन का घमंड कि मैं किंग ऑफ मैन हूं, कोई भी मुझको सलाह नहीं दे सकता है। एक्लीस की क्या हिम्मत जो मुझे सलाह दे। तो ये सारी चीजें उसके पतन का कारण बनता है। प्राइड दैट ब्लाइंड्स, घमंड जो इंसान को अंधा कर देता है। बिकॉज इट ऑफन कॉजेस अ डूअर ऑफ ह्यूब्रिस टू एक्ट इन फुलिश वे। और जब अनावश्यक घमंड हो जाता है तो डूअर, हीरो, प्रोटैगनिस्ट या एंटागनिस्ट जो है वो मूर्खतापूर्ण ढंग से व्यवहार करने लगता है। रावण ने मूर्खता अपने घमंड में अंधा होकर के अपने भाई विभीषण को निकाल दिया घर से। रावण ये भूल गया कि विभीषण को उसकी कमजोरियां पता है। दैट कंट्राडिक्ट कॉमन सेंस, जो कि कॉमन सेंस को कंट्राडिक्ट करता है। इन अदर वर्ड्स, द मॉडर्न डेफिनेशन may be thought of as, आज की तारीख में अगर नए सिरे से परिभाषा देने की कोशिश की जाए ह्यूब्रिस की, तो होगा द प्राइड दैट गोस बिफोर, जस्ट बिफोर द फॉल, पतन के पहले का घमंड। आप अनावश्यक घमंड किए और फिर पतन का सामना कर लीजिए। The most famous example of hubris can be seen in John Milton's Paradise Lost. जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट नाम की कविता लिखी थी और सबसे अच्छा उदाहरण ह्यूब्रिस का वहीं देखा जा सकता है। In which Lucifer attempts to compel, लूसीफर शैतान को बोलते हैं सैटन, ईश्वर ने सैटन को बनाया। Lucifer attempts to compel the other angels to worship him. तो शैतान ने क्या किया, लूसीफर ने क्या किया, उसने बाकी तमाम फरिश्तों को बाध्य करना शुरू किया कि पूजा, वर्शिप गॉड द फादर की नहीं होनी चाहिए, मेरी करो। बट देन ही इज कास्ट इनटू द हेल बाय गॉड। तो फिर उसको इस घमंड की सजा मिली और ईश्वर ने उसे नर्क में भेज दिया। एगामेमनन इन होमर्स द इलियड शोज ह्यूब्रिस, एगामेमनन इलियड में ह्यूब्रिस दिखलाता है। इन हिज एक्ट ऑफ इंसल्टिंग क्राइसिस, क्राइसिस का अपमान करता है बाय रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द रैंसम, वह फिरौती स्वीकार नहीं करता है जो उसे ऑफर किया गया था क्राइसिस के द्वारा। मार्लो अपने नाटक डॉक्टर फॉस्टस में लिखता है, पोर्ट्रेज द इपोनिमस कैरेक्टर, नाटक का नाम है डॉक्टर फॉस्टस और मुख्य चरित्र का नाम भी है डॉक्टर फॉस्टस ही। बतलाता है कैरेक्टर इज अ स्कॉलर हुज एरोगेंस एंड प्राइड, जिसका घमंड, एरोगेंस एंड प्राइड कंपेल हिम टू साइन अ डील विद डेविल। उसका हीरो शैतान के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेता है कि 1 साल तक मुझे जितना ज्ञान चाहिए तुम मुझे ज्ञान दो और मैं उसके बदले में परमानेंटली नर्क में रहने को तैयार हूं। तो अपने ज्ञान प्राप्ति के घमंड में वह ऐसा करता है एंड रिटेन हिज एरोगेंस अंटिल हिज डेथ एंड डैमिनेशन। लेकिन जब मरने लगा तब उसे महसूस हुआ कि नहीं, मुझसे तो गलती हो गई, लेकिन अब तो कोई उपाय भी नहीं था। उसे अंततः पतित होना ही था परमानेंटली स्वर्ग, नर्क में। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही कुड इजीली हैव रिपेंटेड, जबकि वह पश्चाताप कर सकता था और इस मुश्किल से बच सकता था। तो ये ह्यूब्रिस है। ह्यूब्रिस दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वह घमंड जो पतन के पहले आ जाता है, जो हमारे पतन का कारण बन जाता है। परीक्षा में चोरी कर रहे हैं, एक बार टीचर ने छोड़ दिया तो आपको लगा कि ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और फिर अगले क्लास में फिर शुरू किए।
और आप एक्सपेल्ड हो गए। तो ये आपके पतन का कारण बना, आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपके पतन का कारण बन गया। मोनोलॉग, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए मोनोलॉग। मोनोलॉग, मोनोलॉग इज एन एक्सप्रेशन यूज्ड इन अ नंबर ऑफ सेंस। मोनोलॉग एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। मोनो मीन्स वन, लोग मीन्स टू स्पीक, एक आदमी बोलेगा। बट बेसिकली इट मीन्स अ सिंगल पर्सन स्पीकिंग, लेकिन मूलतः इसका अर्थ है कि एक आदमी बोल रहा है, विथ और विदाउट ऑडियंस। उसकी बात को सुनने के लिए ऑडियंस हो भी सकता है, उसकी बात को सुनने के लिए ऑडियंस नहीं भी हो सकते। अभी क्या कर रहे हैं हम? मोनोलॉग कर रहे हैं, लगातार हम बोले जा रहे हैं, मेरी बात को आप सुन रहे हैं, ना आप हाँ बोल रहे हैं ना ना बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं मोनोलॉग। मेरे सामने ऑडियंस हो भी सकता है, मेरे सामने ऑडियंस नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑडियंस ने जैसे ही हाँ या ना बोला तो फिर ये मोनोलॉग नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही आदमी बोलेगा। मोस्ट ऑफ द प्रेयर्स, ईश्वर से आप जितनी भी प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर इस बार भर पास करवा दीजिए, अगले साल से पढ़ेंगे, तो इस प्रकार की जितनी प्रार्थनाएं होती है, मोस्ट ऑफ द प्रेयर्स, मच ऑफ द लिरिक वर्स, जितने गाने होते हैं, अधिकांश गाने, एंड ऑल लेमेंटेशंस, या पछतावा का जितना गीत होता है, ये सारे के सारे मोनोलॉग्स होते हैं। लेमेंटेशंस, पछतावा, सारे के सारे मोनोलॉग्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि दो आदमी मिलकर के पछता रहे हैं। आप जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में और प्रे करते हैं, तो वो आमतौर पर मोनोलॉग होता है, लेकिन ओम जय जगदीश हरे आरती गाते हैं तो वो मोनोलॉग नहीं है। There are 4 kinds of monologues. 4 तरह के मोनोलॉग्स होंगे। पहला, मोनोड्रामा। एक आदमी अपने जीवन के किसी नाटकीय बात के बारे में बोलेगा, सिर्फ एक आदमी। इन स्ट्रेनबर्ग के द स्ट्रॉन्गर नाम की कविता। दूसरा होता है सोलिलोकी। सोलो मीन्स होता है वन, लोकी मीन्स होता है टू स्पीक, एक आदमी बोल रहा है। स्टेज पर एक आदमी है और वह बोले जा रहा है अपने आप से, उसको बोलते हैं सोलिलोकी। तीसरा होता है सोलो एड्रेस। अभी हम क्या कर रहे हैं? आपको सोलो एड्रेस, अकेला आदमी संबोधित कर रहा है दर्शकों को। सोलो एड्रेस टू एन ऑडियंस इन अ प्ले। नाटक में कोई एक्टर स्टेज पर आकर के दर्शकों को अपनी मन की बात बतला रहा है। Iago's explanation to the audience in Othello of what he is going to do, इसको बोलते हैं सोलो एड्रेस। इएगो नाम का विलेन है, वह स्टेज पर आता है और दर्शकों को बतलाता है कि आगे मैं ये षड्यंत्र रच रहा हूं और इसका ये परिणाम होगा। और उसके बाद बचा ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग ये एक प्रकार की कविता होती है। ऊपर ए में मोनोड्रामा है, वो ड्रामा है, कविता नहीं है। और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग एक प्रकार की कविता होती है, इन विच देयर इज वन इमेजिनरी स्पीकर, जिसमें एक स्पीकर होता है एड्रेसिंग, और वह संबोधित करते रहता है इमेजिनरी ऑडियंस को, काल्पनिक ऑडियंस को, और अपने जीवन की
कोई महत्वपूर्ण घटना के बारे में बतलाता है, जैसा कि ब्राउनिंग की कविता में होता है पोर्फिरियाज लव। मोनोलॉग मोटे तौर पर आप सिर्फ एक बात समझें कि यह एक ऐसा स्पीच है जिसमें सिर्फ एक आदमी बोलता है। सामने में श्रोता हो या न हो, अभी जो हम डिलीवर कर रहे हैं ये मोनोलॉग है। मोनो मीन्स वन, एक आदमी, लोग मीन्स टू स्पीक, बोल रहा है। सामने सुनने वाले हों या सामने सुनने वाले न हो, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट टर्म है पैथेटिक फैलेसी। एक पैथेटिक फैलेसी बचा, प्रोटैगनिस्ट बचा, सोलिलोक्वी बचा। बस